हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 जो कि ये प्लांट फिजियोलॉजी का है, चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डील करता है। एक्चुअली चैप्टर का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करना है सेलुलर रेस्पिरेशन टॉपिक को, यानी कि इस चैप्टर में जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सारे ऑर्गेनिज्म को लेकर डील करेगा ये चैप्टर, नॉट ओनली प्लांट्स बट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। पहली चीज। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेटेज वाइज ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से। दूसरी चीज, अगर हम इस चैप्टर को देखें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि सबसे पहले मेथड बताना शुरू कर दे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ये सारी चीजें। इसके इंट्रोडक्शन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए इसके जो कंटेंट्स हैं उसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। नाउ सी, यहां पर इस जगह पर देखें तो ये एनसीईआरटी कहती है ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ? आखिर लाइफ के लिए ये ब्रीदिंग का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? जब हम ब्रीथ करते हैं तो होता क्या है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हमारी लाइफ को रन करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया? ऑल्सो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? क्या हम तो ब्रीथ करते ही हैं, लेकिन क्या हमारे अलावा और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स भी, यहां तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या वो भी ब्रीथ करते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? यहां पर एनसीईआरटी ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में लाकर ये पुट करने की कोशिश कर रही है कि आपको इस चैप्टर की अप्रोच पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इसके अप्रोच को समझ लेंगे कि आखिर ये चैप्टर किस चीज को डील करेगा, तो ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। अब ये बता रही है कि जो ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट आप इतने यहां तक इतने सारे क्वेश्चंस क्वेरीज राइज किए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो इंपॉर्टेंट है, तो आखिर क्यों है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। इससे तो आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे कि ये छोटे से एग्जांपल्स दिए हैं, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कि आप कह दे अगर ग्रोथ, अगर आप कहते हैं ग्रोथ तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की जरूरत है। एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। मूवमेंट के लिए जरूरत है एनर्जी की। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत है एनर्जी की। इवन जो ब्रीदिंग का प्रोसेस आप पढ़ रहे हो इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो आखिर इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आखिर ये इतनी जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी आती कहां से है? ये एक सवाल है कि ये एनर्जी कहां से आती है, यानी कि ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता कहां है, कहां ये बनते हैं। सो अब बताया जा रहा है आपको कि वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी। आपको पता होगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। आपने खुद भी देखा होगा, जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो, जिस दिन आपका फास्ट होता है या इवन ब्रेकफास्ट में भी अगर आपका लेट हो जाता है, उस दिन आप कैसा फील करते हो? अनईजी सा, ऐसा लगता है ना कि बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फूड एंड एनर्जी का, है ना, इसका बहुत गहरा नाता है। एक सिक्के के 2 पहलू लग रहे हैं। बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम द फूड? ठीक है, माना कि फूड से एनर्जी रिलीज होते हैं, लेकिन आखिर ये फूड से एनर्जी बनता कैसे है, किस तरीके से ये एनर्जी बनता है? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, और ये यूटिलाइज कैसे होता है? सो डू ऑल, बहुत सारे क्वेरीज हैं यहाँ पर। इस बच्चे के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, आनी भी चाहिए। डू ऑल फूड्स गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? फूड का कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, ये तो हमें बिल्कुल सही भी लगा
कि जिस दिन हम फूड नहीं लेते हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा फील नहीं होती, ऐसा लगता है हम बिल्कुल एनर्जी लेस हो गए हैं। तो क्या हम जो भी फूड्स खाते हैं, जितने भी फूड्स हैं, सब में क्या है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है? इस सवाल का आंसर। अब दूसरे सवाल का आंसर, एक एक सवाल का आंसर आपको आगे मिलता जाएगा। पहले आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। डू ऑल प्लांट्स ईट? ठीक है, हम एनिमल्स के बारे में तो जानते हैं, क्या प्लांट्स भी खाना खाते हैं? डू ऑल प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड? और चलिए, इसके बाद तो जिक्र हो गई प्लांट की। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो नेकेड आई हमें दिखते नहीं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, है ना? सो फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डू दे ईट फूड? क्या वो भी खाना खाते हैं? इसका मतलब इस पूरे पैराग्राफ में आपको ले देकर ये समझाने की कोशिश की गई है किसी ना किसी तरीके से फूड एंड एनर्जी को लेकर, कि ये फूड ही है जिसके अंदर एनर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस फूड से ये एनर्जी निकलेगा कैसे? ठीक, और क्या हर तरह के फूड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका आंसर है नो। ठीक है, क्यों, इसका भी हम जिक्र करेंगे। सो यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, दे मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड। और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पुट किए गए हैं इस लाइंस में, आप देख रहे होगे कि एक दूसरे से ऐसा नहीं कि वो लिंक है, बहुत सारी जगह ऐसा भी आप देखोगे कि लिंक नहीं भी है ना, डिस्कनेक्टेड से फील हो रहे हैं, बट क्वेश्चंस जायज हैं। बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ये तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन है, जो ब्रीदिंग है, एक चीज और आप पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग जो है, ठीक है, वो रिस्पायरेशन से अलग प्रोसेस है। नॉर्मली हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ CO2 को ब्रीदिंग बोल देते हैं, ठीक है, बट रिस्पायरेशन का प्रोसेस थोड़ा इससे अलग हटके है। आप यहाँ पर उसको रिलेट नहीं करेंगे और कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर फूड का रिलेशन, फूड से एनर्जी का निकलना, वो एनर्जी होता कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या एनर्जी बनते रहते हैं और वो यूज होते रहते हैं, या उनको हम ट्रैप करके रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उसका यूज करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ चुके हैं। बढ़िया। सो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का मतलब आपको पता होगा, लाइफ प्रोसेस का मतलब जिंदगी जीने के लिए जितने भी प्रोसेसेस बॉडी में होते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया था इनका एबव, आप चलिए यहां देखेंगे। जैसे कि आप बात कर सकते हैं ग्रोथ की, है ना, आप बात कर सकते हैं यहाँ एब्जॉर्प्शन का, आप बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, कोई भी मटेरियल जो हमारी बॉडी में है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी तो हो रही है, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस के, यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये सब क्या प्रोसेस है? ये हमारे लाइफ को रन करने वाले वो प्रोसेसेस है जिनसे हमारी लाइफ चलती है। सो ऑल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, एक वर्ड लाइफ प्रोसेस कहकर आपको पूरी बात बता दी गई कि ये लाइफ प्रोसेस है क्या, यानी कि लाइफ को रन करने के लिए वो सारी प्रोसेसेस जो अभी हमने डिस्कस की, उनके लिए क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। सो इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। अब ये फूड ही है जिनसे हम वो एनर्जी अपने लाइफ प्रोसेसेस को रन करने के लिए निकालते हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है फूड से। अब बात यहाँ ये की जा रही है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम जानते हैं जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, यानी कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। चलिए, यानी कि ये बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो क्या है, अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको आप कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में, जैसे कि यहाँ पर एनसीईआरटी आपके पास एग्जाम्पल लेती है 2 का, यहाँ पर एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले रही है, एक तो आपको एग्जाम्पल ले रही है वो साइनोबैक्टीरिया का। यहाँ देखिए, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वही बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ वो 2 एग्जाम्पल्स ले रही है, इसी 2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस हम भी करेंगे। अब यहाँ पर ये ऑटोट्रॉप्स है, ऑटो का मतलब सेल्फ, जो कि अपना खाना, ट्रॉप्स फूड, जो अपना फूड खुद बना सके, यानी कि ये अपना फूड कैसे बनाते हैं, सेल्फ,
इनका फूड खुद बनाते हैं। फूड कैसे बन रहा है इनका? सेल्फ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वहीं अगर हम हेटेरोट्रॉप की बात करें, हेटेरो मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसके लिए? फूड के लिए। ठीक है। अब फोटो आपका ऑटोट्रॉप्स में एग्जाम्पल एनसीईआरटी लेती है ग्रीन प्लांट्स का, ठीक है, और एग्जाम्पल लेती है साइनोबैक्टीरिया का, यानी कि बीजीए का, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा का। ठीक है। तो मेन बात है कि ये दोनों ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में क्यों आ जाते हैं, और हम और आप एनिमल्स यानी कि प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में क्यों आ जाते हैं? तो आपको एक बात यहाँ साफ साफ समझनी होगी, ऑटोट्रॉप्स होने के लिए एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। क्या? देखिए, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6, ठीक, यानी कि अगर आप इस रिएक्टेंट साइड के कंपाउंड को देखें और ये कार्बन को देखें तो ये कैसा कार्बन है? इनऑर्गेनिक, क्योंकि CO2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका कार्बन भी इनऑर्गेनिक कार्बन, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट साइड के कार्बन को देखें तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक, तो इसका कार्बन कैसा होगा? ऑर्गेनिक कार्बन। वेरी गुड, इतना तो आप जानते ही होंगे। चलिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हम और आप भी अगर ये कर सकते तो हम भी ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आ सकते, बट हम ऐसा कर नहीं पाते। अब यहां पर इस कार्बन का अगर आप देखें तो इसने क्या किया? इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर सके। ये ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट कर सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन में, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आ गए। हम और आप या जो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर पाते वो हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली ऑर्गेनिक फूड को यूज कर पाते हैं। जो ऑर्गेनिक फूड है हम उसी को क्या करते हैं? उसी को हम यूज करते हैं। ठीक है। तो पहली चीज ये, अब इस कन्वर्जन के दौरान अगर आप देखें तो कार्बन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या है? यहां पर आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इट इज +4। यहां पर अगर आप देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। +4 से 0, यानी कि इस कन्वर्जन के दौरान कार्बन का क्या हो गया? रिडक्शन। वेरी गुड। अब ये रिडक्शन कैसा प्रोसेस है? एक रिडक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये जो एनर्जी है अगर सनलाइट से ली जा रही है तो आप इसी ऑटोट्रॉप को कह देते हैं फोटो। फोटो मीन सनलाइट की बात हो रही है, फोटो ऑटोट्रॉप। और अगर ये एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन से ली जाती है तो हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है। ठीक है। यहाँ हम मेन बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल को लेकर। ठीक, चलिए यहां से ये फंडा तो आपका क्लियर हो गया कि हम क्यों नहीं ऑटोट्रॉप्स हैं। तो यहां पर प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया को लेकर एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है। ठीक है। इसका मतलब ये जो आपके पास ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर? किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस ये करते क्या है? दे ट्रैप द लाइट एनर्जी, यानी कि ये करते क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स सनलाइट की लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और वही एनर्जी यहाँ पर एनर्जी के लिए यूज करते हैं, यानी कि इस इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन को रिड्यूस करके फूड बनाने के लिए यूज करते हैं इस एनर्जी को। कौन सी एनर्जी? सनलाइट की। इसीलिए क्या हो जाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप। बहुत बढ़िया। अब देखिए, एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब अगर हम दूसरी भाषा में ये देखें यहां पर कि सन से जो लाइट आई, ठीक है, सन से जो लाइट आई है ये है सन, और सन से जो लाइट आई, ठीक है, इसको आपने क्या बोला? ये तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी है, लाइट एनर्जी। अब इन ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया? इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किस में कन्वर्ट कर दिया? ये तो एक केमिकल है ना, ये तो एक केमिकल है, यानी कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में, इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसी का जिक्र एनसीईआरटी करती है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि फूड है, दैट इज स्टोर्ड इन द
बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। एक चीज और, अब देखिए यहां पर ये लाइट एनर्जी थी, ये किस में कन्वर्ट किया गया? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी यहां पर आप देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे तो आप देखा होगा आपने कि फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है, फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इज ट्रांसपोर्टेड, अब फूड बनेगा एक जगह, ठीक है। अब रूट जो है वो तो सनलाइट की एनर्जी को नहीं ट्रैप कर सकती क्योंकि उसके पास पिगमेंट्स भी नहीं है, वो तो धरती के अंदर है, तो वो तो फूड नहीं बना सकती, उसको तो फूड वहां से चाहिए जहां फूड बन रहा है। तो लीफ फूड बना रहे हैं, लीफ अपनी फूड को वहां तक ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज के फॉर्म में ही होगी? आंसर इज नो। फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, लेकिन इज ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज। और अगर कोई स्टोरेज ऑर्गन है, वहां फूड को स्टोर करना है, तो स्टोर किस फॉर्म में होगा? स्टार्च में। ये क्यों ऐसा होता है? ये फोटोसिंथेसिस में हम आपको पढ़ाते हैं, स्टार्च, ठीक है। यानी कि बना मोनोसेक्राइड के फॉर्म में, एक जगह से दूसरी जगह गया डाइसेक्राइड के फॉर्म में, स्टोर हुआ पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में। अब अगर आप देखें, इसी को एनसीईआरटी कह रही है कि चाहे वो ये जो लाइट एनर्जी ट्रैप की गई है वो किस फॉर्म में, उसकी एनर्जी को किस फॉर्म में ट्रैप कर दिया गया। अगर आप इनको देखेंगे, इन फूड्स को देखेंगे, इनके पास कार्बन का बॉन्ड है ना, कार्बन के चेन्स है। सो दिस एनर्जी, केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, स्टार्च हो। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। अभी हमने जिक्र किया कि भले ही ग्रीन प्लांट्स ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उनमें देखें तो जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लें अगर हम रूट का, तो रूट तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, इन जनरल केस की हम बात कर रहे हैं, तो रूट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है ना। सो ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर, जो बाहर यानी कि सॉइल के ऊपर लेयर, एरियल पोजीशन में जो है, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनको सनलाइट भी मिलेगी। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स, इसलिए ग्रीन प्लांट्स होते हुए भी नॉट ऑल अदर ऑर्गन्स जैसे कि और या टिश्यू या सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि जो नॉन ग्रीन है उनको क्या है, उनको तो वही फूड चाहिए जहां फूड बन रहा है वहां से, किसके लिए? एनर्जी के लिए। Hence food has to be translocated to all non-green plants. इसीलिए फूड बना कहीं भी, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होगा जहां जहां फूड की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके पास एग्जाम्पल ले लिया है। नाउ एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। भाई एनिमल्स तो होते ही है हेट्रोट्रॉपिक। क्यों हेट्रोट्रॉपिक? क्योंकि हमारे अंदर ये फीचर नहीं है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए हम हेट्रोट्रॉप्स हैं। दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और इसीलिए हम अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करें, जैसे कि अगर हम शाकाहारी हैं तो, या दूसरे एनिमल्स की भी बात हो रही है, रैबिट हो गया, डियर हो गया, है ना। या तो हम इनडायरेक्टली, अगर हम कार्निवोर्स भी हैं तो भी क्या है, एनिमल्स की भी बात हो रही है इन जनरल, तो अगर कार्निवोर्स भी हैं तो हम इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अगर हम सैप्रोफाइट्स की बात करें, सैप्रोफाइट्स मतलब विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग, जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि आपने देखा होगा कभी रास्ते में आपने जाते हुए देखा होगा कि कोई एक चूहा मर गया है, ये बिल्ली मर गई है ना, तो आपने देखा होगा कि 2 दिनों के बाद उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सब, क्योंकि अब वो तो डेड हो गया ना, ठीक है, अब उसके सेल्स रिस्पायर नहीं कर रहे, अब वो डेड हो गया है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसके ऊपर यानी कि डेड एंड डिकेइंग जो सड़ गल चीजें रही हैं, उनके बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर जो एक्ट करे उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स मीन्स विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फंगस। फंगस आर डिपेंडेंट
ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि फंगस क्या हो गए, वो सैप्रोफाइट्स। आप देख रहे होगे कोई भी सड़ी गली चीज पर फंगल ग्रोथ हो जाती है ना, चिपचिपे से बहुत टाइम हो जाएगा तो वो फंगल ग्रोथ है। क्यों डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज is that ultimately all the food that is required for life processes comes from the photosynthesis। तो चाहे है ना वो एनिमल्स हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, इवन सैप्रोफाइट्स जो कि सड़े गले चीजों पर यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ आया, ऑर्गेनिक मैटर हमने और आपने प्रोड्यूस नहीं किया, ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने ही बनाया था। तो चाहे इनडायरेक्टली कहिए या इनडायरेक्टली कहिए, हमारा जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है प्लांट उसी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी कि हमारी पूरी लाइफ प्रोसेस वहीं से आ रही है, उसी की वजह से संभव है। वेरी गुड। दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बात कर रहे हैं कि भाई फूड का इंपॉर्टेंस तो हमने समझ लिया, ठीक है, ये फूड का हमने मतलब समझ लिया। अब बात यहां पर ये करिए कि एनसीईआरटी बहुत जोर दे रही है किस चीज पर, एनसीईआरटी बहुत जोर दे रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं उन्हीं का रिस्पिरेशन पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि दो तरह के आपको सब्सटेंस मिल रहे हैं, एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दूसरा आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एनसीईआरटी की पूरी लाइन में ये तो साफ हो गया कि ऑर्गेनिक का ही हम रिस्पिरेशन करवा लेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक का ही रिस्पिरेशन पॉसिबल है। पहली चीज, इसी का रिस्पिरेशन पॉसिबल है, इसका रिस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा क्यों कि ऑर्गेनिक का ही रिस्पिरेशन पॉसिबल है, ठीक है, ठीक। तो यहां पर ये एनसीईआरटी कहती है कि इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमें लॉन्ग कार्बन चेन्स मिल जाएंगे जो कि इनऑर्गेनिक नहीं मिलेगा, इसलिए पॉसिबल है। चलिए इसको जस्टिफाई करता हुआ ये स्टेटमेंट कि एनसीईआरटी की लाइन है कि इनके पास क्या है, लॉन्ग कार्बन के चेन्स है और ये जो एनर्जी है ये इन्हीं के कार्बन के बॉन्ड में फंसी हुई है जिससे हमें रिलीज करवाना है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिस्पिरेशन पॉसिबल है क्योंकि उनमें लॉन्ग कार्बन के चेन्स हमें मिल जाएंगे। बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके हैं, तो क्या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमें रिस्पिरेशन हो सकते हैं, पॉसिबल है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या रिस्पिरेशन पॉसिबल है, रिस्पिरेशन पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। क्यों? कोई एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एनसीईआरटी कहती है 4 चीजों के हम देखेंगे, जैसे कि अगर आप ये जो नो है, नो में आप ला सकते हैं विटामिन्स को। ये जो विटामिन्स है ये ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी इनका रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है, इनका रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी साफ साफ एक एक पॉइंट समझते जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ, शुरू से लेकर एक बार फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को कंपेयर करें तो ऑर्गेनिक का रिस्पिरेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ऑर्गेनिक के पास लॉन्ग कार्बन के चेन्स है। तो क्या सारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड के रिस्पिरेशन पॉसिबल है? आंसर इज नो। जैसे एग्जांपल विटामिन्स, तो किस किस का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका रिस्पिरेशन पॉसिबल है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अगर आप लें तो हम यहां पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये एक सबस्ट्रेट है जिसका रेस्पिरेशन पॉसिबल है। हमारे पास प्रोटीन्स है, इनका रेस्पिरेशन पॉसिबल है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनका रेस्पिरेशन होगा। फैट्स है, इनका पॉसिबल है, और ऑर्गेनिक एसिड्स इनका पॉसिबल है। ये 4 आपको याद करके रखने हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स। इसका मतलब यहां पर जो आपने बोला कि इनऑर्गेनिक का पॉसिबल नहीं है, तो इसका लॉजिक क्यों नहीं पॉसिबल है? ये तो आपने बोल दिया इसका रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
रिस्पायरेशन होने के लिए, रिस्पायरेशन क्या है, एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, रिस्पायरेशन इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, इसमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो भाई साहब ये बात तो क्लियर हो गई कि जिसके लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उनका प्रोसेस चलेगा, जिनके लिए नहीं है उनका प्रोसेस नहीं चलेगा। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए हमारे पास एंजाइमेटिक प्रोसेस कोई है ही नहीं। जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए, इनके लिए कोई एंजाइमेटिक प्रोसेस है ही नहीं, तो इनकी रेस्पिरेशन पॉसिबल कैसी होगी, इसीलिए इनकी रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ, ये 4 सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हमारे पास बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स की मशीनरी यहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक के लिए नहीं थी तो नहीं चल रहे थे। अब हम एक एक करके यहाँ जिक्र करेंगे कि आखिर इस कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास कितने सबस्ट्रेट हो गए, 4, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब बात हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में और कुछ नहीं करता, इसलिए उससे हम एनर्जी बनवा लेते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी बनवा लेते हैं, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा के, ठीक है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, टू इम्पार्ट द कलर टू योर हेयर, स्किन, आईज, तो वहां पर भी इसके काम है। यानी कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे काम हैं, इसीलिए हम इनको एनर्जी, देखिए यहां से एनर्जी आप निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाइज क्यों कार्बोहाइड्रेट को प्रिफर किया जाता है, यहां पर वो लॉजिक दिया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे बॉडी में कुछ और नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कोई कलर, है ना, कुछ इंपार्ट नहीं कर रहा है, कोई और प्रॉपर्टीज नहीं शो करता, सिर्फ, इसीलिए हम इससे सिर्फ एनर्जी बनवाने का काम कर लेते हैं। मोस्ट प्रिफरेबल सबस्ट्रेट है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा भी होगा, जो पास आउट बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जो आप 12th में जब आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कि वहां पर प्रोटीन्स गेट्स एक्सप्रेस्ड, उसी तरह उनकी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन्स के और भी बहुत सारे काम है, ठीक। फैट्स की अगर हम जिक्र करें तो फैट्स से हम इसलिए एनर्जी बनवाना नहीं सहूलियत हमें लगती है क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। देखिए जब मजबूरी हो जाएगी कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, प्रोटीन्स नहीं है, तब हम फैट से करवाएंगे, क्योंकि इसकी मजबूरी के कारण, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम इसको प्रिफर नहीं करेंगे। नॉर्मली प्रिफर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, मोर है, बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, इसलिए नहीं करवाते। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इसकी मात्रा ही हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा नहीं होती कि हमारी बॉडी के पूरे लाइफ प्रोसेसेस को ऑर्गेनिक एसिड रन करवा सके। इसकी मात्रा, इसकी अमाउंट ही हमारे बॉडी में बहुत कम होती है, तो इसकी तो अमाउंट ही बहुत लेस है, इसकी हमारी बॉडी में अमाउंट ही बहुत लेस है, तो ये सफिशिएंट है ही नहीं कि इससे एनर्जी जितना निकले वो आपकी लाइफ प्रोसेस को रन कर दे। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जितना चाहिए उतना उससे ज्यादा मिल जाता है, प्लस इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें फैट की तरह बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, प्रोटीन की तरह ये बहुत सारे जगह पर इन्वॉल्व ही नहीं होता, इसलिए मोस्ट प्रिफरेबल हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। अब लेते हैं, इसका मतलब यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हम कार्बोहाइड्रेट को प्रिफर करने वाले हैं, यानी कि अब हम लाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर आपने मैक्रोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड को सबसे पहले, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एक यूनिट की बात करते हैं ना, उसे इसको पॉलीमराइज करके बनते हैं ये, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, यानी कि एक तो सबस्ट्रेट को लेकर जो इतनी सारी क्वेरीज दिमाग में चल रही थी, तो क्वेरीज हो गई क्लियर कि हमारा मोस्ट प्रेफरेबल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम, पॉलीसेकेराइड को पहले हम ब्रेक कर लेते हैं ग्लूकोज में, फिर हम ग्लूकोज से लेकर हम अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज और, जब आप ये पढ़ते हैं रेस्पिरेशन तो आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया जाता है,
टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन जब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं रिस्पायरेशन के टाइप्स में, तब आपको एक चीज पढ़ाई जाती है कि ये रिस्पायरेशन जो है ये पार्शियल है, पार्शियल रिस्पायरेशन। फिर आपको चीज कहीं पढ़ाई जाती है कि ये इनकम्प्लीट है, फिर आपको कहीं वर्ड यूज किया जाता है ये कंप्लीट है। सारी सेंटेंसेस आएगी आपकी एनसीईआरटी में। ये एक ओवरव्यू अप्रोच आपको बता रहे हैं, और कहीं आप पढ़ते हैं कि ये तो कंप्लीट है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीट रिस्पायरेशन, इनकम्प्लीट रिस्पायरेशन, पार्शियल यानी कि ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। रिस्पायरेशन क्या? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पार्शियल है, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट को आप समझ ले, उसको रेफर करते हैं। आपने लिया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज लिया। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होंगे, यानी कि 6 कार्बन को लो और 6 CO2 बना लो। ये अगर 6 कार्बन से सारे कार्बन CO2 के फॉर्म में बन गए, सारी कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। दूसरी चीज, अब आपको पार्शियल इनकम्प्लीट समझ में आ जाएगा। इनकम्प्लीट क्या होता है? अगेन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपने लिया। अब इस ग्लूकोज 6 कार्बन का है ये, इस 6 कार्बन के ग्लूकोज से आप 6 CO2 ना बना पाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, हम देखेंगे। इन क्या बन रहा है? इसमें आपको कुछ और कार्बन के प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे कि इथानॉल, प्लस 2 ही CO2 बन पाता है। थर्ड, एक्सक्यूज मी, अगर हम पार्शियल की बात करें, पार्शियल में क्या होता है? CO2 का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, पार्शियल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। जो हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है अभी, वो होगा इस पूरे सेलुलर रिस्पिरेशन को लेकर, ठीक है, इस सेलुलर रिस्पिरेशन को लेकर। लेकिन एक चीज और, सेलुलर रिस्पिरेशन, ये चैप्टर का नाम सेलुलर रिस्पिरेशन है क्या? क्योंकि हर सेल एनर्जी बनाने का खुद जिम्मा लेती है। अगर हम कहें कि क्या ये जो एनर्जी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है रिस्पिरेशन का, क्या ये टिश्यू लेवल पर चलता है? आंसर इज नो। क्या ये ऑर्गन लेवल पर चलता है? आंसर इज नो। क्या ये ऑर्गन सिस्टम लेवल पर चलता है? आंसर इज नो। किस लेवल पर चलता है? सेल लेवल पर। इसीलिए हम इसे कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। यानी कि हर सेल जो है वो इन्वॉल्व होती है एनर्जी के फॉर्मेशन में, ठीक है। इसीलिए इस दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रिस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी and the trapping of this energy for synthesis of ATP। अब हम इसका जिक्र करेंगे। सबस्ट्रेट का जिक्र यहाँ हो चुका है कि मोस्ट प्रिफरेबल सबस्ट्रेट यहाँ क्या है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और वहां पर हम बात करेंगे कि आखिर इस रिस्पिरेशन के प्रोसेस में ये जो रिस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट्स हैं, ये किस तरह से इनकी रिस्पिरेशन होती है, इनके एनर्जी को हम ट्रैप कैसे करते हैं, किस जगह पर, यानी कि लोकेशन की भी बात करेंगे, और वो सारी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस की जाएगी 1 by 1। तो होप सो हम फिर मिलते हैं इसके आगे का कंटेंट। तब तक आप इसके नोट्स बनाकर रखेंगे। तब तक फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।